नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 24वां वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रमुख फसल क्रांतियों में मुख्यतः हम आज के दिन 4 क्रांतियों पर विशेष नज़र दौड़ाएंगे। पहला आपका है कि सबसे पहले हम देखेंगे हरित क्रांति। उसके बाद हम देखेंगे श्वेत क्रांति। उसके बाद हम देखेंगे पीली क्रांति। और जो चौथी क्रांति है वो आपकी गोल क्रांति है। और क्रांतियों संबंधित लगभग आपके 2 से 3 वीडियो, ठीक है, लगभग 2 से 3 वीडियो आपके रहेंगे, जिसमें विभिन्न क्रांतियों को हम लोग विस्तृत तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, हरित क्रांति क्या था। और हरित क्रांति को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सबसे पहले कि इन सभी के नाम के पहले क्रांति क्यों लगा था या क्यों लगा हुआ रहता है। तो जब किसी कार्य को हम करते हैं और जिस उद्देश्य से किसी कार्य को करते हैं, उस उद्देश्य में हम लगभग जितना विकास चाहते हैं उससे अधिक कहीं विकास होता है, तो उसी को हम क्रांति नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले आपको हरित क्रांति के बारे में बता दिया जाए कि हालांकि हमारे यहाँ हरित क्रांति को जो चलाया गया था पंचवर्षीय योजना में, जो आपकी प्लान हॉलीडे था, ठीक है, प्लान हॉलीडे योजना अवकाश जो था उसका जो समय था 1966 से 1969, इसी दौरान हमारे यहाँ हरित क्रांति चलाया गया था। ठीक है, हरित क्रांति चलाया गया था। और इस दौरान के बाद 1980 में जब देखा गया कि गेहूं के उपज में अचानक 150% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 1966 से 69 के बीच में जो हमारे यहाँ योजना अवकाश चलाया गया, उसके बाद 1980 में अचानक गेहूं के उपज में 150 गुना वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये क्या था कि हमने जितना उपेक्षा रख रखा था उससे उस उपेक्षा से कहीं अधिक वृद्धि हुई, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, हरित क्रांति। तो क्रांतियां क्या हो, जो भी क्रांतियां, हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, पीली क्रांति हो, या गोल क्रांति हो, या मीठी क्रांति हो, या इंद्रधनुषी क्रांति हो, तो क्रांतियों का सामान्य सा अर्थ है कि जो हम उद्देश्य रखते हैं, जो हम लक्ष्य रखते हैं, उसमें भी उस उद्देश्य से भी अधिक की हमें जब प्राप्ति होती है तो उसे हम क्रांति शब्द दे देते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले हरित क्रांति को, कि हरित क्रांति था क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक में अचानक हमें देखने को मिला गेहूं के उपज में 150 गुना की वृद्धि हुई है। अब यह वृद्धि हुई क्यों और कैसे हुई थी, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो की गई थी पंचवर्षीय योजना के बाद, आपका जो चलाया गया था योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश के दौरान ही, ठीक है, इस योजना अवकाश का काल था 1966 से 1969, 1966 से 1969। और इसी दौरान, ठीक है, हमारे यहाँ हरित क्रांति चलाई गई। और हरित क्रांति चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य था कि इसी दौरान 1966 से 1967 में, ठीक है, भारत में नई, ठीक है, कृषि नीति को भी लागू किया गया था। और इसी कृषि नीति के तहत भारत में हरित क्रांति भी लाई गई। अब हरित क्रांति का, ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो विश्व स्तर पे जो कहा जाता है, विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक नॉर्मन नॉर्मल बोरलाग, ठीक है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है स्वामीनाथन को, एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक को स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्यों स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो आपको बता दें कि 1960 के दशक में ही अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो स्थापित किया गया था मैक्सिको में एक शहर है जिसका नाम है सीमिट। ठीक है, मैक्सिको के सीमिट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था। और यही इसी मैक्सिको से ही, ठीक है, मैक्सिको से ही स्वामीनाथन और उनके सहयोगियों के द्वारा मैक्सिकन बौनी प्रजाति का गेहूं लाया गया था। मैक्सिकन बौनी प्रजाति का गेहूं लाया गया था। ठीक है, मैक्सिकन बौनी प्रजाति का गेहूं लाया गया था। ठीक है, कहाँ से लाया गया था, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान जो मैक्सिको के सिमिट शहर में है, वहीं से मैक्सिकन बौनी प्रजाति का गेहूं लाया गया था। और उसके लिए भारत में 3 राज्यों को चिन्हित किया गया था। पहला राज्य था आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य था आपका हरियाणा, और तीसरा राज्य था आपका पंजाब।
ठीक है। तीसरा राज्य था आपका पंजाब। इन तीनों राज्यों को चिन्हित किया गया कि हरित क्रांति शुरुआती दौर में इन तीनों राज्यों में चलेंगे, और इनमें सबसे पहले किसकी बुआई की गई थी? एक तो गेहूं की बुआई की गई थी, और दूसरे नंबर की जो प्रमुख फसल थी वह थी आपकी धान। ठीक है, तो गेहूं की प्रजाति का नाम क्या था? मैक्सिकन बोनी प्रजाति का वह गेहूं था, और इन तीन राज्यों में ठीक है हरित क्रांति चलाया गया। ठीक है, और ठीक है 1980 में जैसा कि मैंने बताया कि इसका अनचाहा, ठीक है, जितना हमने उद्देश्य रखा था उससे कहीं अधिक इसमें वृद्धि हुई। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरित क्रांति शब्द को का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1968 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, जिनका नाम आता है आपका विलियम गॉड। विलियम गॉड, ठीक है, तो विलियम गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गॉड ने। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके आते हैं एम एस स्वामीनाथन। और किस प्रजाति को लाया गया था? तो मैक्सिकन बोनी प्रजाति का गेहूं था। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो सिमिट। ठीक है, और सिमिट कहाँ पे पड़ता है? आपका मैक्सिको में। सिमिट जो पड़ता है आपका मैक्सिको में, और यहीं से उस प्रजाति को लेकर आया गया था। और इसके तहत भारत में हरित क्रांति के तहत कितने राज्यों को शामिल किया गया था? 3 राज्यों का। पहला था आपका यूपी, दूसरा था आपका हरियाणा, और तीसरा था आपका पंजाब। ठीक है, तीसरा था आपका पंजाब। लेकिन इसमें से पूछ दे कि सबसे अधिक, ठीक है, फायदा, ठीक है, किस राज्य को हुआ? तो सबसे अधिक फायदा हुआ था पंजाब राज्य को। सबसे अधिक गेहूं में वहां पे वृद्धि हुई थी। इसीलिए भारत में रोटी का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को। लेकिन आपसे ये पूछ दे कि सबसे अधिक गेहूं कहाँ किस राज्य में होता है? तो यूपी में। और प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पूछे तो पंजाब में, और इसीलिए रोटी का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अब आगे की बात करें यहाँ पर हरित क्रांति में, तो यहाँ पे होता है कि हरित क्रांति, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका अनवरत योजना अवकाश के दौरान चलाया गया। तो 1966 से 1969 के दौरान हमारे यहाँ प्लान हॉलीडे चलाया गया था। इसी दौरान हरित क्रांति चलाया गया था। इससे पहले यहाँ पे खाद्यान्नों की और उर्वरकों की बात करें तो 1965 से पहले जहाँ पे प्रति हेक्टेयर हम लोग 5.05 केजी उर्वरक का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये कब की बात है? 1965 से पहले हम जहाँ पे 5.05 केजी उर्वरक का प्रयोग करते थे। वहीं 2011 और 12 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो हम यहाँ पर 144 केजी उर्वरक का प्रयोग क्या करते हैं? प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर करते हैं। ये भी आपको आंकड़े जानना जरूरी है। ठीक है, कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, भारत में उर्वरक का प्रयोग कितना किया जाता है? तो 144 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अब इसमें कई बार पूछा गया है कि भारत में, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो मानक अनुपात है वो क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और उसके बाद आपका आता है फास्फोरस और पोटास का। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात क्या है? तो नाइट्रोजन का अनुपात रहे 4:2:1 के अनुपात में है। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में और आपके लेखपाल के भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ठीक है, भारत में जो आपका खाद्य उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात क्या होता है? तो 4:2:1। ठीक है, तो यहाँ पर हरित क्रांति को हमने अच्छे से देखा कि हरित क्रांति में मुख्यतः किसको किसको फायदा हुआ था? गेहूं और चावल को। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यतः कई बार गेहूं की प्रजाति का नाम पूछ लेता है। गेहूं की कौन सी प्रजाति लाई गई थी? तो मैक्सिकन बोनी प्रजाति का गेहूं था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गॉड ने किया था। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भारत में किन किन राज्यों को हरित क्रांति के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और सबसे अधिक किस राज्य को फायदा हुआ? पंजाब को। इसलिए पंजाब को रोटी का कटोरा कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पे होता है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश। लेकिन वही आपसे अगर पूछ दे प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पे होता है, तो आप क्या कहोगे? पंजाब। ठीक है, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से कहां पे होता है? तो आपका पंजाब। तो ये रहा आपका हरित क्रांति। अब अगली क्रांति है आपका श्वेत क्रांति। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं श्वेत क्रांति, तो कई बार पूछ लिया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंध है आपका श्वेत क्रांति का। और श्वेत क्रांति को कब चलाया गया था? तो श्वेत क्रांति को चलाया गया तो 1964 से 1965 में। ठीक है, 1964-65 के समय श्वेत क्रांति को चलाया गया था। और यह क्रांति लगभग असफल रही। असफल होने का हम आपको कारण बता देते हैं कि यह क्रांति असफल क्यों रही। क्योंकि आपको पता है कि
1962 में, ठीक है, भारत चीन के साथ युद्ध होता है। उसके बाद 1964 में, ठीक है, 1964-65 में, ठीक है, पूरे दक्षिण एशिया में अकाल पड़ता है जिससे कि भारत भी प्रभावित होता है। और उसके बाद 1965 में आपने पता है कि भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, ठीक है। तो ये सारे कारण से जिसके कारण आपका श्वेत क्रांति असफल रहा। अब यहाँ पे होता है कि श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो श्वेत क्रांति का उद्देश्य था कि सघन पशु विकास कार्यक्रम, ठीक है, कि श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि सघन पशु विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना, सघन पशु विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना कि अधिक से अधिक हम पशुओं का पालन करेंगे और जिससे अधिक से अधिक, ठीक है, दुग्ध का उत्पादन रहेगा। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया कि 1964-65 में यह आपका श्वेत क्रांति चलाया गया था और इसी दौरान भारत चाइना के साथ युद्ध होता है 1962 में। 1964-65 में अकाल पड़ता है और 1965 में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है जिसके कारण, ठीक है, श्वेत क्रांति जो था लगभग असफल रहा। अब यहाँ पे इसी श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं वर्गीज कुरियन, ठीक है। आप लोगों को पता होगा वर्गीज कुरियन जो थे, ठीक है, उन्होंने 1970 के दशक में, 1970 में, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन ने, ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की और इसका उद्देश्य था कि हरित क्रांति को बढ़ावा देना। तो एक तरह से कहा, कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपका दुग्ध उत्पादन से। तो जहां पे दुग्ध आपका श्वेत क्रांति असफल हुआ था, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? वर्गीज कुरियन के द्वारा की जाती है। और यह ऑपरेशन जो फ्लड था 3 चरणों में चलाया गया। पहला चरण जो चलाया गया था वह था 1970 से 1980, 70 से 80। दूसरा चरण जो था वह था आपका 1981 से लेकर 1985 और तीसरा जो चरण था वह था आपका 1986 से लेकर 1996। ये कुल 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। और ऑपरेशन फ्लड किसका रूप था? तो आपका श्वेत क्रांति का रूप था जो कि असफल हो गया। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में चलाया, 1970 से 80, 1981 से 1985 और 1986 से 1996 में। और इसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरे विश्व भर में, ठीक है, आज पूरे विश्व भर में सबसे अधिक, ठीक है, दुग्ध उत्पादक में दूसरे स्थान पे आपका नाम आता है भारत का, ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पूरे विश्व भर में, ठीक है, इसी ऑपरेशन फ्लड के तहत, ठीक है, यहाँ पे पूरे विश्व भर में भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। तो उसका मुख्य श्रेय किसको जाता है? ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड को, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के द्वारा पूरे विश्व भर में, ठीक है, सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहां पे होने लगा? भारत में। और दूसरे स्थान पे आपका कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन में पहला देश कौन सा है? भारत। और दूसरा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और यह किसके कारण सफल हुआ? ऑपरेशन फ्लड के कारण सफल हुआ। और ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था? तो वर्गीज कुरियन ने, ठीक है। इसीलिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक की भी उपमा किसे दी जाती है? वर्गीज कुरियन को दी जाती है। और यहाँ ही नहीं, यही नहीं, भारत में जो श्वेत क्रांति इतने बड़े स्तर पे सफल हुआ, इसी को स्मृति के तौर पे यहाँ पे वर्गीज कुरियन का जन्म होता है 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म होता है। और इन्हीं के जन्म की स्मृति में भारत सरकार ने इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। और यह कब से मनाया जाता है? वर्ष 2014 से वर्गीज कुरियन की स्मृति में हम लोग उनके जन्मदिवस में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि विश्व दुग्ध दिवस कितने को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 जून को हम लोग विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पर 26 नवंबर जिस दिन वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था, उस दिन हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि अब इसी से संबंधित है, कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में, ठीक है, हरियाणा के करनाल में।
ठीक है, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आपका हो गया श्वेत क्रांति। तो आपसे अगर पूछे कि श्वेत क्रांति को कब चलाया गया था, तो 1964-65 में चलाया गया था, जो कि असफल रहा। असफलता का कारण क्या था? 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1964-65 में अकाल का पड़ना और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये आपके कारण रहे आपके श्वेत क्रांति के असफलता के। और इसी श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के क्रम में 1970 में, ठीक है, 1970 में वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया, ठीक है, और जिसके कारण आज पूरे विश्व भर में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक वर्ष वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और श्वेत क्रांति का जनक भी किसे कहा जाता है? आपके वर्गीज कुरियन को। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? आपका श्वेत क्रांति से। और यहां पर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया, तो हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। तो ये रहा आपका श्वेत क्रांति। अगला है आपका पीली क्रांति, ठीक है, अगले क्रांति आपका पीली क्रांति। तो सामान्य रूप से कई बार पूछ लेता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, ठीक है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। और भारत में कुल 9 प्रकार के तिलहन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीली क्रांति जितने भी वह सभी खाद्यान्न जिससे हम तेल की प्राप्ति करते हैं वो सभी के सभी किसमें आते हैं? तिलहन में आते हैं। और भारत में कुल 9 प्रकार के तिलहन की बुआई की जाती है। जैसे कि पहले नंबर पे आपका आता है सरसों। सरसों को कई जगहों पे तोरिया कहा जाता है। तो पहला आपका सरसों हो गया या तोरिया, ठीक है। दूसरा आपका है सोयाबीन, दूसरा आपका है सोयाबीन। तीसरा है आपका सूरजमुखी, सूरजमुखी। चौथा है आपका अरंडी। पांचवा है आपका अलसी। छठा है आपका कुसुम। सातवां है आपका मूंगफली। आठवां है आपका तिल। और नौवां है आपका नाइजर, ठीक है। तो ये भारत में कुल 9 प्रकार के तिलहन है। पहला सरसों या तेरिया, दूसरा सोयाबीन, तीसरा सूरजमुखी, चौथा है अरंडी, पांचवा है आपका अलसी, छठा है कुसुम और सातवां है मूंगफली और आठवां है आपका तिल और नौवां है नाइजर। तो ये सभी के सभी किसमें आते हैं? तिलहन में। कि वो सभी चीजें जिससे हम तेल की प्राप्ति करते हैं वो सभी के सभी किसमें आते हैं? तिलहन में। और आपका सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका तिलहन से है, ठीक है। या कई जगहों पर आ जाता है सरसों, लेकिन तिलहन में आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में कुल 9 प्रकार के तिलहन है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो इन सभी के उत्पादन में के स्वरूप में, ठीक है, पीली क्रांति को जानते हैं। अब अगला आता है कि पीली क्रांति जो है आपका, पीली क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो 19, ठीक है, पीली क्रांति की जो शुरुआत की गई थी 1986 में की गई थी, ठीक है। और इस समय तत्कालीन समय में भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी रहते हैं। तो इसलिए कई जगहों पे आता है कि भारत में पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो राजीव गांधी को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हुआ क्या था कि 1986 में, ठीक है, 1986 में ही, ठीक है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया गया था। और इसका परिणाम यह आया कि सोयाबीन का, ठीक है, तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक तेल के किसे प्राप्त हुए? सोयाबीन का प्रथम स्थान तथा द्वितीय स्थान पर सरसों और तीसरे स्थान पर, ठीक है, मूंगफली की पैदावार होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक सोयाबीन, ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका सरसों था, ठीक है, और तीसरे स्थान पे आपका था मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। जैसा कि मैंने बताया भारत में कुल 9 प्रकार के तिलहन बोए जाते हैं, उनमें से पहला स्थान है आपका सोयाबीन जिसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पे सरसों और तीसरे स्थान पे आपका मूंगफली। और इस मिशन का क्या नाम दिया गया था कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, ठीक है, जिसको 1986 में शुरू किया गया। और तत्कालीन समय में इसको बढ़ावा देने वाले थे राजीव गांधी। इसीलिए भारत में पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। और पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से, ठीक है, तिलहन उत्पादन से संबंध है आपका पीली क्रांति का। आज का अगला क्रांति है आपका, आज का अगला क्रांति है आपका गोल क्रांति, ठीक है, जो कि आज का लास्ट क्रांति है, ठीक है, गोल क्रांति, ठीक है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका आलू से है। यहाँ पे आपको बता दें कि आलू को कहाँ से लाया गया था, तो आलू को लाने वाले जो व्यक्ति थे, आपने सुना होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और यूरोपियों में सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली,
ठीक है, पुर्तगाली। तो भारत को सॉरी आलू को भारत में लेकर आने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है कि आलू कहाँ से आया गया था? पुर्तगाल से लाया गया था। अब यहाँ पे आपको बता दें कि आलू का जो खास करके कि भारतीय मतलब यहाँ पे है कि खास करके कि भारत में जो आलू है वह शीतकालीन फसल है। ठीक है, शीतकालीन फसल है और इसे रबी की जब फसल की बुआई करते हैं हम लोग उस समय आलू के फसल की बुआई करते हैं। ठीक है, तो यह रबी के फसल के अंतर्गत शीतकालीन फसल है। और अगले की अगर जिक्र करें तो भारत में आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भारत में आलू अनुसंधान संस्थान, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो शिमला में। ठीक है, शिमला में। ठीक है, और शिमला कहाँ पर पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शिमला में, और शिमला आपके हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर अगला है आपका कि 1970 से, ठीक है, 1970 से 2020 में आलू उत्पादन में लगभग 13.5% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, 1970 से 2020 के आंकड़ों की बात करें तो भारत में आलू के उत्पादन में 13.5% वृद्धि देखने को मिली है। और अगर बात करें विश्व स्तर पर तो आलू के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किसका है? चीन का, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। कि आलू उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है पूरे विश्व स्तर में? चीन में, और दूसरे स्थान पे आपका भारत आता है। और राज्यों की अगर बात करें तो भारत में, ठीक है, सबसे अधिक राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे अधिक जो आलू का उत्पादन होता है उसमें पहले स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरे स्थान पे आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पे आपका बिहार। और अगर वर्ल्ड स्तर पे बात करें तो पहले स्थान पे आपका चीन और दूसरे स्थान पे आपका भारत। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पे होता है? पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे भारत। और भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किस में होता है? तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे आपका बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जानते हैं कि कुछ आलू की कई बार किस्में पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो आलू की किस्में हैं, ठीक है, तो आलू की एक किस्म आती है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी। दूसरा आपका है कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति। तीसरा आपका है कुफरी चिपसोना, कुफरी चिपसोना। ठीक है, और चौथा आपका है, ठीक है, कि कुफरी चिपसोना 1 है ये, और चौथा आपका है चिपसोना, कुफरी चिपसोना 2। और अगला है आपका कुफरी लालिमा, कुफरी लालिमा। ठीक है, अगला आपका है कुफरी बादशाह। ठीक है, तो ये कुछ आपके प्रमुख आलू किस्में हैं? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी लालिमा और कुफरी बादशाह। तो ये प्रमुख आपके आलू की किस्में हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा गोल क्रांति। ठीक है, तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आपका है आलू से। ठीक है, और भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो शिमला में, और शिमला कहाँ पड़ता है? आपका हिमाचल में। और अगला है कि पूरे विश्व स्तर पर आलू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, और दूसरे स्थान पे आपका आता है भारत। और राज्य स्तर पर, ठीक है, सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और तीसरे स्थान पे आपका आता है बिहार। ठीक है, और 1970 से 2020 के दशक में, 1970 से 2020 के दशक में देखा गया कि आलू के उत्पादन में 13.5% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको जैसा कि मैंने बताया कि क्रांतियों के आपके 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं। ठीक है, जिसका कि अब पार्ट 1 रहा, और जैसे ही आपका, ठीक है, क्रांतियों से संबंधित आपके क्लासेस समाप्त होंगे तो उसके बाद जस्ट हम लोग क्रांतियों से संबंधित कुछ एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो यह पार्ट 1 रहा। जल्दी कल आपको सेम इसी समय पर, ठीक है, पार्ट 2 को भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।